नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज की खौफनाक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है 5 अगस्त 2023 की भोपाल के छोला मंदिर इलाके की लीलाधर कॉलोनी में, जहां एक रहस्यमयी हत्या ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। दोपहर का समय था। लगभग 12:30 लोग अपने कामों में मशगूल थे। कुछ अपने घरों में, कुछ बाहर दफ्तर या दुकानों में। तभी एक चीख ने पूरे माहौल को झंझोड़ दिया। वह चीख एक महिला की थी जो दर्द और खौफ से भरी हुई थी। कॉलोनी के लोग उस आवाज की ओर आकर्षित हो गए और कुछ ही पल में कई लोग उस मकान की तरफ बढ़ने लगे जहां से वह चीख आ रही थी। मकान का मालिक मनोज शर्मा था, जो अपनी पत्नी प्रीति और 3 बच्चों के साथ यहां रहता था। उस समय मनोज काम पर गया हुआ था और उनके 2 बड़े बच्चे स्कूल में थे। घर में सिर्फ प्रीति और उनका 1 साल का बेटा थे। चीखें मकान की ऊपरी मंजिल से आ रही थी। धीरे धीरे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कुछ लोग मकान की छत की तरफ दौड़े। वे बाहर की सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे, मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और वहां से 2 नकाबपोश महिलाएं बाहर निकली। उनके हाथों में खून से सना हुआ चाकू था। उनमें से एक ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जो भी हमारे करीब आया उसे जान से मार देंगे। उसके खून से सने चाकू और उसकी आंखों में चमकती हुई वह डरावनी चेतावनी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। वहां मौजूद लोग हिल गए और वे पीछे हट गए। नकाबपोश महिलाओं ने उस मौके का फायदा उठाया और चाकू लहराते हुए तेजी से वहां से भाग गई। कुछ लोग उनके पीछे दौड़े, मगर जल्द ही वे महिलाओं की नजर से ओझल हो गए। अब सबका ध्यान उस घर के अंदर की ओर गया जहां से चीखें आ रही थीं। लोग अंदर गए तो उनकी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। घर के अंदर का दृश्य बहुत ही खौफनाक था। जमीन पर खून फैला हुआ था। बिस्तर पर प्रीति शर्मा की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। प्रीति के शरीर पर जगह जगह चाकू से वार के गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। प्रीति के पास ही उनका 1 साल का बेटा रो रहा था। पाप एक बुजुर्ग महिला ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों से डर और दुख साफ झलक रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, उस वारदात की खबर फैलने लगी। कॉलोनी के लोग सन्नाटे में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। प्रीति, जो एक शांत और मिलनसार महिला मानी जाती थी, किसकी दुश्मन हो सकती थी? लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर प्रीति की हत्या किसने की? प्रीति के पति मनोज और उसके बड़े भाई फूलचंद को इस घटना की सूचना दी गई। वे तुरंत घर की ओर भागे, लेकिन जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा तो वे स्तब्ध रह गए। मनोज की आंखों में अविश्वास और दुख साफ लग रहे थे। प्रीति के लहूलुहान शरीर को देखकर फूलचंद ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। छोला मंदिर थाने के थाना इंचार्ज उदय भान सिंह हरिया अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। कमरे की दीवारें खून के छींट से लाल हो चुकी थीं। बिस्तर पूरी तरह खून से भीगा हुआ था और जमीन पर एक टूटा हुआ चाकू पड़ा हुआ था। प्रीति को तुरंत पीपल्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। छोला मंदिर थाना पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि प्रीति अपने पति मनोज शर्मा और अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। प्रीति का पति मनोज चौक बाजार में ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता है। 2 बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे और पति चौक बाजार अपनी दुकान पर काम के लिए चला गया था। प्रीति दोपहर में अपने घर के काम निपटा रही थी। उसी समय सलवार सूट पहनकर आई 2 महिलाओं ने घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और प्रीति कुछ समझ पाती कि दोनों ने प्रीति पर चाकुओं से हमला कर दिया। घटनास्थल पर प्रीति के मकान में किराए पर रहने वाले लोगों ने बताया कि 2 महिलाएं सलवार सूट पहने मकान में आती दिखाई दी थीं। उन्होंने काला चश्मा, नकाब, हाथों में ग्लव्स और नीले जूते पहने थे। जब वह गेट के पास आई तो लोगों को लगा कि कोई परिचित होंगी, लेकिन पल भर में वह बाउंड्री के अंदर आ गई और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर छत पर पहुंच गई। अंदर घुसते ही उन्होंने गेट अंदर से बंद कर लिया। तभी अचानक ऊपर से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। घटना के करीब 1 साल पहले तक मनोज शिवनगर में अपने बड़े भाई के मकान के एक हिस्से में रहता था। बाद में भाई की मदद से लीलाधर कॉलोनी में उसका मकान बन गया, जिसमें नीचे 6 किराएदार रहते थे और ऊपर की मंजिल पर मनोज अपनी पत्नी प्रीति
और तीनों बच्चों के साथ रहता था। मनोज के 8 साल और 3 साल के 2 बेटे घटना के समय स्कूल गए हुए थे। प्रीति पर चाकू से हमला करने के बाद जब रेन कोट पहने हुए दोनों महिलाएं भाग रही थीं, तभी एक किराएदार दीपेश ने सलवार सूट पहने हमलावर के पीछे भागने की कोशिश की। तभी उसने देखा था कि उनमें से एक हमलावर का हल्का सा नकाब हटा तो देखा कि वह महिला नहीं पुरुष था और उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी, सिर के पीछे लंबी सी चोटी थी। दीपेश इतना देख ही पाया था कि चाकू दिखाते हुए भाग गया। पुलिस की पड़ताल ने यहीं से नया मोड़ ले लिया। पुलिस की पूछताछ में लोगों ने हत्या की जो पहचान बताई, वह सुनने के बाद प्रीति के पति मनोज शर्मा का माथा ठनका और उसने डीआई उदय भान सिंह भदौरिया से कहा, सर, हत्यारा रामनिवास मिश्रा हो सकता है। यह रामनिवास कौन है? डीआई उदय भान सिंह भदौरिया ने मनोज से पूछा। सर, रामनिवास हमारा रिश्तेदार है। वह मेरी बुआ के लड़के का साला है। यहीं शीतला माता मंदिर के पास रहता है और दुर्गा माता मंदिर का पुजारी है। वही दाढ़ी मूछ रखता है और उसके सिर पर लंबी चोटी भी है और उसके बाल भी बड़े हैं। लेकिन वह क्यों प्रीति की हत्या करेगा? साफ साफ बताओ, उसके साथ प्रीति का कोई चक्कर तो नहीं था? डीआई बोले, सर, जब मैं घर पर नहीं होता था तभी अक्सर वह मेरे घर आया करता था। ऐसा मुझे मेरे किराएदार बताया करते थे। मैं तो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चला जाता था। हमारे जाने के बाद घर में केवल 1 साल का बेटा और प्रीति ही रहते थे, मनोज ने खुलासा करते हुए कहा। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो घटना के समय एक ऑटो में 2 नकाबपोश रेन कोट पहने नजर आए। सीसीटीवी में घर के बगल वाली गली में आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद नकाब पहने यह दोनों हमलावर प्रीति के घर की तरफ जाते और फिर भागकर आते दिखाई दिए। पुलिस ने ऑटो का नंबर ट्रेस किया और उसे खोज निकाला। पता चला कि ऑटो चंदन नाम के युवक का था। चंदन ने पूछताछ में पुलिस को बताया, सर, मैं एक स्टूडेंट हूं, खर्च चलाने के लिए ऑटो भी चलाता हूं। पुजारी रामनिवास से मेरी पहचान मंदिर में हुई थी। उनको कहीं भी जाना होता था तो मुझे ही बुलाते थे। 5 अगस्त की सुबह करीब 1 बजे रामनिवास ने मुझे फोन कर कहा कि लीलाधर कॉलोनी तक चलना है, ऑटो लेकर आ जाओ। जब मैं ऑटो रिक्शा लेकर उनके घर गया तो दोनों पति पत्नी बाहर निकले। दोनों ने रेनकोट पहन रखा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं दोनों को लीलाधर कॉलोनी लेकर आया। उन्होंने लीलाधर कॉलोनी के घर से थोड़ी दूरी पर पीछे की साइड ऑटो रोकवा दिया और कहा कि हम 5 मिनट में आते हैं। इसके करीब 10 मिनट बाद वह आए तो मैंने देखा कि उनके हाथों और कपड़ों पर खून लगा था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। इसके बाद मैंने उन्हें वापस उनके घर छोड़ दिया था। चंदन के इतना बताते ही पुलिस समझ गई कि यह हत्या रामनिवास और उसकी पत्नी ने ही की है। इस आधार पर पुलिस ने रामनिवास मिश्रा की तलाश शुरू कर दी। 7 अगस्त को रामनिवास का फोन नंबर निकालकर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो रामनिवास न्यू मार्केट के आसपास था। कई घंटे उसकी तलाश की। इस दौरान रामनिवास ने दाढ़ी और मूंछ मुंडा ली थी। यही कारण था कि पुलिस और उसके मुखबिर भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। आखिरकार शाम होते होते पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान थे। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने अपना नाम पता गलत बताया। पुलिस उसे लेकर थाने आई और पूछताछ करने लगी तो काफी देर तक वह पुलिस को छकाता रहा। इसके बाद पुलिस ने रामनिवास का मोबाइल खंगाला तो पता चला कि किसी चंदन नाम के शख्स के उसके पास हत्या की वारदात से पहले और बाद में फोन आए थे। वह हत्या करने से साफ मना करता रहा। जब डीआई ने एडीसीपी महावीर मुजाल्दे के सामने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पत्नी के साथ मिलकर प्रीति शर्मा की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी गिरफ्तार कर लिया। भोपाल की छोला मंदिर पुलिस की पूछताछ में प्रीति की हत्या करने के पीछे की एक सनसनीखेज कहानी सामने आई। भोपाल के भानपुर इलाके में छोला मंदिर इलाके की लीलाधर कॉलोनी निवासी 38 साल के मनोज शर्मा की शादी प्रीति से सन 2014 में हुई थी। 28 साल की प्रीति कटनी जिले की रहने वाली थी। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। दरअसल प्रीति की कमर की हड्डी बाहर निकली हुई थी। इस वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जब भी कोई रिश्ते की बात चलती तो प्रीति के परिवार से जलने वाले लोग उसके खिलाफ लड़के वालों को भड़का देते। लोग अक्सर यही कहते कि उसकी कमर की हड्डी निकली हुई है, वह कभी मां नहीं बन पाएगी। कभी कहते कि वह पति को सुख नहीं दे पाएगी। इस बीच प्रीति के लिए भोपाल के मनोज का रिश्ता आया।
प्रीति में शारीरिक रूप से कमजोरी थी और मनोज की पहली पत्नी उसे छोड़ चुकी थी, तो उन्होंने अपनी कमियों के चलते इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और 2014 में उनकी शादी हो गई। मनोज भोपाल में अपने बड़े भाई चंद्र के साथ ही रहता था। जब शादी हुई तो प्रीति भी इस परिवार का हिस्सा बन गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच मनोज और प्रीति 2 बच्चे भी हो गए। मनोज के घर उसकी बुआ के बेटे के साले रामनिवास मिश्रा का आना जाना शुरू हुआ। रामनिवास दुर्गा मंदिर में पुजारी था। दोनों लगभग हम उम्र थे तो दोनों की ठीक ठाक पड़ती थी। देवर भाभी का रिश्ता होने की वजह से उनके बीच हंसी मजाक चलती रहती थी। मनोज ने कभी इस नजदीकी को प्रेम प्रसंग की दृष्टि से नहीं देखा, अलबत्ता यही सोचा कि रिश्तेदारी में हंसी ठिठोली चलती रहती है। इसी बात का फायदा रामनिवास ने उठाया। मनोज की माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह प्रीति को खुश रख पाता। प्रीति का मन भी अपने से उम्र में 10 साल बड़े मनोज से हट चुका था। शादीशुदा रामनिवास मंदिर में पुजारी था। उसके मंदिर में रोज अच्छी खासी रकम चढ़ावे के रूप में आती थी, जिसे वह प्रीति पर लुटाने लगा था। एक दिन दोपहर के वक्त मंदिर की पूजा पाठ से लौटकर रामनिवास ने प्रीति के दरवाजे पर दस्तक दी तो प्रीति बाथरूम से नहाकर निकली थी। उसने अंदर से आवाज देते हुए कहा, कौन है? आ रही हूं, बाहर से कोई आवाज न मिली तो प्रीति समझ गई कि रामनिवास होगा। प्रीति ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने प्रीति के रूप सौंदर्य को देखकर रामनिवास अपना आप खो बैठा। प्रीति जीने गाउन में थी, जिसमें से उसके उभार दिखाई दे रहे थे। उसके खुले हुए बाल और पहनावे ने प्रीति की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। मनोज उस समय अपने काम पर निकल गया था और प्रीति के बच्चे स्कूल गए हुए थे। मौके के नजाकत देखते ही रामनिवास दिल की बात जुबां पर लाते हुए प्रीति से बोला, भाभी तुम तो गजब ढा रही हो। तुम्हें देखकर तो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाएगा। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनते हुए प्रीति बोली, इतनी खूबसूरत होती तो तुम्हारे भैया पलकों पर बिठाते। मुझको क्या कह रही हो भाभी? मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मनोज भैया तुम्हारी खूबसूरती पर नहीं मरते। मेरा बस चले तो मैं इस जवानी पर अपना सब कुछ लुटा दूं। रामनिवास प्रीति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, बस एक तुम ही तो हो जो मेरी भावनाओं को समझते हो। प्रीति प्यार से बोली। रामनिवास ने प्रीति का रुख भांपते ही उसे बाहों में भर लिया और प्रीति के होठों पर अपने होंठ धर दिए। प्रीति के शरीर की तपिश से रामनिवास अपने आप पर काबू नहीं कर सका। उसने प्रीति को गोद में उठाया और कमरे में पड़े पलंग पर लिटा दिया। वह एक एक करके प्रीति के जिस्म के कपड़ों को हटाता गया। दोनों वासना के तूफान में गहरे तक बह गए। शारीरिक भूख जब शांत हुई तो अपने अपने कपड़े ठीक करते हुए वह कमरे से बाहर निकले। इसके बाद जो दोनों के प्रेमालाप का यह सिलसिला शुरू हुआ तो वह लगातार चलता गया। मगर कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। दोनों के प्रेम संबंधों की भनक आखिरकार मनोज के कानों तक पहुंच ही गई। मनोज को आसपास रहने वाले किराएदारों और कुछ आस पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर से निकलते ही रामनिवास यहां अक्सर आता रहता है। मनोज के एक मित्र ने मनोज को आगाह करते हुए कहा, दोस्त, भाभी और रामनिवास को लेकर कॉलोनी में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों की जानकारी से मनोज के मन में शंका पैदा हो गई। मनोज ने प्रीति को प्यार से समझाते हुए कहा, प्रीति, तुम्हें पता है कि कॉलोनी में तुम्हारे और रामनिवास के बारे में किस तरह की बातें की जा रही है। रामनिवास का रोज रोज घर पर आना ठीक नहीं है। इतना सुनते ही प्रीति आवेश में आ गई और पति को उलाना देते हुए बोली, तुम मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो। रामनिवास तुम्हारी बुआ का लड़का है। आखिर उसे घर आने से तुम क्यों नहीं रोकते? मनोज ने रामनिवास को भी समझाने की कोशिश की तो उसने मनोज को यही भरोसा दिलाया कि पड़ोसियों ने प्रीति को नीचा दिखाने के लिए झूठ ही यह कहानी रचा ली। उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। रामनिवास और प्रीति के अंतरंग संबंधों ने अब मनोज और उसकी पत्नी के बीच के विश्वास को तोड़ दिया था। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। जब प्रीति दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो प्रीति ने चहकते हुए मनोज को बताया, मैं फिर से मां बनने वाली हूं। मगर मनोज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं। मनोज ने प्रीति पर लांछन लगाते हुए कहा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा खून नहीं है। यह बच्चा रामनिवास के पाप की निशानी है। प्रीति ने भी मनोज को खरी खोटी सुनाते हुए साफ कह दिया, तुम्हें यकीन ना हो तो डीएनए टेस्ट करवा लो।
अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं हुआ तो मुझे जो चाहे सजा देना। पति पत्नी के बीच के संबंध इस कदर दरक चुके थे कि जब प्रीति का 7वां महीना चल रहा था, तभी एक दिन मनोज और प्रीति के बीच झगड़ा हो गया और मनोज ने प्रीति को घर से निकाल दिया। प्रीति मायके पहुंच गए। प्रीति के घर वालों ने मनोज को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर मनोज प्रीति को अपनाने को कतई तैयार नहीं हुआ। प्रीति के घर वालों ने मनोज को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। धीरे धीरे मनोज ने प्रीति या उसके घर वालों से कोई संपर्क नहीं किया। वह उनका फोन तक नहीं उठाता था। जवान बेटी अपने बच्चे को लेकर मायके में रह रही थी। इससे प्रीति के पिता की समाज में बदनामी हो रही थी। प्रीति के पिता ने परेशान होकर कटनी पुलिस थाने में मनोज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत कर दी, और मनोज के खिलाफ प्रीति ने जो दहेज उत्पीड़न का केस लगाया था, प्रीति ने उसमें राजीनामा नहीं किया था। मनोज कई बार कह चुका था कि हम साथ रह रहे हैं, सब ठीक है, फिर तुम केस वापस क्यों नहीं ले लेती। इस बीच प्रीति अपने परिवार में रम चुकी थी। उसका का तीसरा बच्चा भी हो चुका था। प्रीति अपने प्रेम संबंधों को भुला नहीं पाई थी। उसके घर रामनिवास का आना जाना फिर से शुरू हो चुका था। इधर रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी प्रति के प्रीति से नाजायज संबंधों की जानकारी हो गई थी। रामनिवास की पत्नी शालिनी के मन में भी शंका पैदा हो गई कि उसके पति और प्रीति के बीच कुछ चल रहा है। इसे लेकर शालिनी का अपने पति से आए दिन झगड़ा होता था। दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार थे। इसके बावजूद दोनों परिवारों में मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि वे आपस में दुश्मन बन चुके थे और किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। फिर से मामला बिगड़ते देख प्रीति ने रामनिवास से बातचीत बंद कर दी थी। वह उसका फोन भी नहीं उठाती थी। रामनिवास को लगता था कि प्रीति का अब किसी और से अफेयर चल रहा है। इस कारण वह उससे दूरियां बना रही है। प्रीति की वजह से शालिनी के परिवार में कलह होने लगी थी और शालिनी प्रीति से नफरत करने लगी थी। ऐसे में रामनिवास ने प्रीति को सबक सिखाने का प्लान बना लिया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि प्रीति की हत्या की वजह रामनिवास के प्रीति के साथ प्रेम संबंध थे। रामनिवास ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसका और प्रीति का अफेयर चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मुझे शक था कि शायद उसका किसी और से अफेयर चलने लगा है। इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हुआ और मैंने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी हत्या करने का फैसला ले लिया। 5 अगस्त 2023 की दोपहर को रामनिवास ने पत्नी शालिनी से कहा, चलो आज मनोज के घर चलते हैं और प्रीति से मिलकर मामले को सुलझा लेते हैं। तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह दूर हो जाएगी। शालिनी झटपट चलने को तैयार हो गई, लेकिन मनोज के मन में कुछ और चल रहा था। उसने पहले से ही चाकू खरीदकर अपने पास रख लिया था। उस दिन बारिश हो रही थी तो रेनकोट पहनकर और मुंह पर नकाब बांधकर दोनों प्रीति के घर जाने के लिए तैयार हुए। रेनकोट में दोनों को पहचानना मुश्किल था। शालिनी ने जब उससे पूछा, नकाब की क्या जरूरत है? यह तो रामनिवास ने कहा, वैसे ही हमारा क्लेश चल रहा है। लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं तो हमें छिप कर ही आना चाहिए। इसके बाद रामनिवास ने अपनी पहचान के चंदन नाम के ऑटो वाले को फोन लगाकर कहा, चंदन तुम जल्दी से ऑटो लेकर आ जाओ, हमें छोला मंदिर तक जाना है। दोपहर का वक्त था। चंदन खाना खाकर घर से निकलने ही वाला था। जैसे ही रामनिवास का फोन आया वह बोला, हाँ पंडित जी, 5 मिनट में ऑटो लेकर पहुंच जाऊंगा। ऑटो में बैठकर दोनों भानपुर इलाके के लीलाधर कॉलोनी में पहुंच गए। रामनिवास ने चंदन को प्रीति के घर से दूर वाली गली में खड़ा किया और उसे वहीं रुकने को कहा। दोनों ऑटो से उतरे और सीधे प्रीति के घर पहुंच गए। करीब आधे घंटे बाद शालिनी और रामनिवास उसी ऑटो में बैठकर घर वापस आ गए। रामनिवास की पत्नी शालिनी मिश्रा ने पुलिस को बताया, सुबह मेरे पति ने मुझे अपने साथ प्रीति के घर चलने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे सलवार सूट के साथ ग्लव्स, काला चश्मा और नीले जूते दिए। फिर कहा कि हम प्रीति के पास चल रहे हैं, उससे बातचीत करके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे चलेंगे तो लोग पहचान लेंगे, इसलिए कवर होकर चलना पड़ेगा। शालिनी ने और बताया, मुझे मेरे पति और प्रीति के अफेयर की जानकारी थी और इसे लेकर घर में हर दिन झगड़ा होता रहता था। मैं प्रीति से पति का पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उनके साथ चली गई। मुझे पता नहीं था कि मेरे पति उसकी हत्या करने के मकसद से जा रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे और मेरे पति ने उस पर वार करना शुरू कर दिया
ऐसे में मुझे उनका साथ देना पड़ा। वहीं पर प्रीति का एक 1.5 साल का बच्चा भी था। मैंने बस उसे ही संभाला था। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। पुलिस ने प्रीति की हत्या के आरोप में 32 वर्षीय रामनिवास मिश्रा और उसकी पत्नी 30 वर्षीय शालिनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें भोपाल जेल भेज दिया गया। नाजायज संबंधों की खातिर प्रीति अपनी जान से हाथ धो बैठी और उसके बच्चे बिन मां के रह गए, जबकि प्रेम में पागल पुजारी रामनिवास मिश्रा को अपनी पत्नी के साथ जेल की 4 दीवारी में कैद होना पड़ा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस जिले से इसे देख रहे हैं? कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अपकमिंग अद्विक को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।